माध्यमिक माने मॉडर्न पढ़ाई। सब कुछ माध्यमिक से रिलेटेड। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा रिवीजन लेक्चर है, यहाँ से हम फिजिकल साइंस की शुरुआत कर रहे हैं। और फिजिकल साइंस में सबसे पहला चैप्टर, और यूं भी कह सकते हैं कि सबसे छोटा चैप्टर है, जिसको हमने प्यार से नाम दे रखा है कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट। क्योंकि इसमें हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में बातें करते हैं और उससे रिलेटेड जो जो हमारे इन्वायरमेंट का जो फीचर्स है एंड इवन जो प्रॉब्लम्स हमारे इन्वायरमेंट में जनरेट हो चुकी हैं, उसके बारे में हमारा डिस्कशन होता है। और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हमारा डिस्कशन यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो अगर आपने इस लेक्चर को कंप्लीट देख लिया बहुत अच्छे से, ठीक है, आपको बस सिंपल सा काम करना है, ये लेक्चर कंप्लीट देखना है, प्लस आपको नोट्स बनाने हैं। जो नोट्स मैं भी यहाँ पे जैसे चीजों को लिखूंगा, आपको उन चीजों को नोट डाउन कर लेना है। हालांकि ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, आप जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। बट बेहतर ये होता है कि आप साथ साथ अगर नोट्स बनाओ, इवन शॉर्ट नोट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो चीजों को जरूर से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो अगर आपने इतना काम कर लिया, तो फिर इस चैप्टर के लिए आपको और कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लेक्चर को देख लेने के बाद आपका जो टेस्ट एग्जाम होने वाला है, यानी कि जो सेंटअप एग्जाम भी आप बोलते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को सेंटअप एग्जाम बोलते हैं, बहुत सारे जगह पे प्री बोर्ड बोला जाता है। तो टेस्ट एग्जाम जो होने वाला है, उसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस लेक्चर से देखने को मिल जाएंगे। मैं हर वो क्वेश्चन पोर्शन आपको बता दूंगा जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, इवन कुछ क्वेश्चंस भी बता दूंगा जो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और फाइनल बोर्ड में भी ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। ओके, चलो, तो हमारी बातें हो गई हैं। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लेक्चर को हम शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम डायरेक्ट मेन कंटेंट पे आगे बढ़े, ये समझ लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास इस चैप्टर में ओवरव्यू एक तरीके का मैंने लिख के रखा है, क्या क्या टॉपिक्स आपको मेनली कवर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ समझेंगे एटमॉस्फेयर और उसके लेयर्स के बारे में, क्या एटमॉस्फेयर क्या होता है और उसके कितने सारे लेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट लेयर हमारे पास आता है ओजोन लेयर। इसका फॉर्मेशन देखेंगे कि ओजोन गैस बनता कैसे है, पूरा एक लेयर बन कैसे रहा है, फिर ओजोन गैस टूट कैसे रहा है और टूट क्यों रहा है, ये चीजें हमें जाननी है। अब अगर ओजोन गैस टूट रहा है, तो एक इतना इंपॉर्टेंट लेयर है जो टूट रहा है, तो उसका क्या इफेक्ट है हमारे नेचर में, उसके बारे में डिस्कशन करना होगा। फिर इसी से रिलेटेड ओजोन लेयर के डिप्लेशन से रिलेटेड ही टॉपिक आता है ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग, और इसके इफेक्ट्स हमें देखने होंगे। इसके बाद हम यहाँ पे रैशनल यूज ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, यानी कि कुछ ऐसे एनर्जी सोर्सेस के बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे जिसको हम बार बार रिन्यू करके भी यूज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे एनर्जी सोर्सेस से जो एक बार यूज होते हैं फिर उसको हम दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करना होगा। तो उन चीजों को हम कैसे कम करें, जो एक बार यूज हुआ दोबारा हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे वो रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं और साथ ही साथ उससे पॉल्यूशन भी हो रहा है काफी हद तक। एंड लास्ट में इसी चीज का सोल्यूशन हमें देखने को मिलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर का ओवरव्यू है जो हम यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाले हैं। चलिए एक एक करके शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला बेटा हमें यह समझना है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ गैसों का एक लेयर बना हुआ है। तो सिंपल भाषा में हम उसको यहाँ पर एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसको ही हम एटमॉस्फेयर यहाँ पे कहते हैं। सो एटमॉस्फेयर क्या हो गया? द लेयर्स ऑफ गैस सराउंडेड आवर अर्थ। बहुत सिंपल सी भाषा में। अब बात आता है कि सर ये जो लेयर्स ऑफ गैसेस हैं, ये हमारे जमीन के चारों तरफ क्यों है? द लेयर्स ऑफ गैसेस सराउंडेड आवर अर्थ। तो बेटा बहुत सिंपल सी चीज है, ये हमारी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर सराउंड है, क्योंकि हमारे अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से ये सारे गैसेस के लेयर को अपने पास अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। सिंपल है, चलिए ये तो हम समझ गए सर। अब यहाँ पर इसको बहुत तरीके से डिवाइड किया गया। सिंपल सा एक मेथड हमारे पास आता है, जो क्या आता है, देखो हाँ ऐसा आप समझ सकते हो, उसको डिवीजन ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। डिवीजन ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर, डिवीजन ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर, आप इसको सेंटेंस पूरा कर लेना। डिवीजन ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन की हम बात कर रहे हैं। कि अब केमिकल कॉम्पोजिशन से मेरा कहने का मतलब ये है, केमिकल कॉम्पोजिशन में बेटा दो चीजें आती है। क्या क्या आते हैं सर? चलिए वो बताता हूँ आपको। तो केमिकल कॉम्पोजिशन मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। हाँ, ये मत बोलना कि सर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। केमिकल कॉम्पोजिशन में बेटा आपके पास दो चीजें आती हैं। पहला हम यहाँ पे देखते हैं
ओके, सो केमिकल कॉम्पोजिशन कहने से मतलब ये होता है कि जो गैस हमारे लेयर्स में पाए जाते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। आपको पता है कौन कौन सा गैस है बेटा? देखो, दो गैस तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर हमारे पास, एक नाइट्रोजन गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है, जिसमें से नाइट्रोजन जो होता है वो 78% हमारे अर्थ में ओवरऑल पड़ा हुआ है, और जो ऑक्सीजन है वो 20 to 21% के अप्रोक्स में, हम अभी 21% मान के चलते हैं। तो अगर आप इसका सम निकालोगे आपको पता चलेगा कि सर 99% तो यही लोग अवेलेबल है। यस बेटा, 99% जो है ये दोनों गैस ही यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो बाकी का जो 1% बचा ना, जो 1% बचता है, इस 1% में ही हमारे पास मल्टीपल गैसेस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन गैस हमारे पास आ जाते हैं, क्रिप्टन गैस है, इसके अलावा अमोनिया अमोनिया भी गैस है। ठीक है, तो जितने भी और गैसेस हमें देखने को मिलती हैं, इवन मीथेन गैस वगैरह, वो सारी गैसेस, मीथेन है, फिर हम सीएफसी भी है, सब देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा ये लोग बनते हैं। तो ये सारे गैसेस 1% में ही अवेलेबल है। सो केमिकल कॉम्पोजिशन से कहने का मतलब ये होता है कि ये जो गैसेस है ये कितने कंसंट्रेशन में अवेलेबल है। इन गैसों का जो कंसंट्रेशन है, अब कंसंट्रेशन का सिंपल मतलब होता है कि गाढ़ापन कितनी क्वांटिटी में, सिंपल भाषा में आप ये समझ सकते हो। ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर बढ़ते हैं तो इसका जो कंसंट्रेशन होता है गैसेस का, वो हमें दिखता है कि वो घट रहा है। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन जो लोअर हो रहा है इन द नॉर्मल सेंस, जो गैसों का जो क्वांटिटी है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसके बेसिस पर हमने लेयर्स को दो हिस्सों में बांट रखा है। अब हाँ, दो हिस्सों में बांट रखा है। ठीक है, आपने जो पढ़ा है वो भी आएगा। सो पहला हमारे पास आता है होमोस्फीयर, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो होमो जो वर्ड है इसका मतलब होता है सेम, और दूसरा जो वर्ड है हेटेरोस्फीयर, तो इसका मतलब होता है आपका डिफरेंट। तो यहाँ पे हम दो वर्ड पे ध्यान देंगे बेटा, एक है हमारे पास होमोस्फीयर, ठीक है, एक क्या है बेटा हमारे पास होमोस्फीयर। आइए इसको समझेंगे। सो होमो जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है बेटा सेम। क्या होता है बेटा? सेम। हेटेरो जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब ही होता है हमारे पास डिफरेंट। क्या होता है बेटा? डिफरेंट। तो एक सेम हो गया, एक डिफरेंट हो गया। इसका मतलब होमोस्फीयर में वो सारे लेयर्स आएंगे जिसमें गैसों का जो कॉम्पोजिशन है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। मतलब गैस का जो ओवरऑल क्वांटिटी होता है ऑलमोस्ट सेम रहता है, एकदम सेम नहीं रहता है, बट हमें वहां पे चेंजेस जो है वो ना के बराबर देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यूनिफॉर्म होमोस्फीयर का डिफिनेशन अगर पूछ ले, ऐसा लेयर जिसमें आपका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द लेयर, यूनिफॉर्म composition of gas, uniform composition of gases throughout the layer। ठीक है, throughout the layer, ये चीजें हो गई। चलिए, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप सिंपल इसका उल्टा लिख लीजिएगा कि नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द लेयर, ये हो गया। अब बात आता है कि सर होमोस्फीयर में कौन कौन सी चीजें आती है, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा होमोस्फीयर के अंदर मैं इस साइड लिख रहा हूँ। ठीक है, होमोस्फीयर के अंदर पहला लेयर हमारे पास आ जाता है ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ये उनके अंदर ही आता है। ठीक है, होमोस्फीयर के अंदर एक ट्रोपोस्फीयर आता है, दूसरा हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर देखने को हमें मिलता है। ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा हमें देखने को मिलता है मेसोस्फीयर। ये तीन में बोला जाता है ऐसा कि जो गैसों का जो कॉम्पोजिशन है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, वो ज्यादा चेंज नहीं होता है। तो इनको हमने होमोस्फीयर में रखा हुआ है। और इस साइड अगर हम बात करें हेटेरोस्फीयर में, तो हेटेरोस्फीयर में हमारे पास पहला जो प्रजाति आता है उसका नाम है थर्मोस्फीयर। ठीक है, और थर्मोस्फीयर का ही दूसरा नाम है यहाँ पर आयोनोस्फीयर। कंप्लीट कर लीजिएगा इसको, आयोनोस्फीयर। इसके बाद थर्मोस्फीयर के बाद हमारे पास एक लेयर आता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर, जो एकदम अर्थ के बाहर चला जाता है। ठीक है, और ज्योग्राफी में अगर आप जाओगे तो उसमें एक और लेयर ऐड किया है इन लोगों ने जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर। मैग्नेटोस्फीयर, ठीक है, हाँ, ये हो गया मैग्नेटो स्फीयर। हालांकि हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ पांच ही पढ़ना है, ट्रोपोस्फीयर से लेके एक्सोस्फीयर। ठीक है, सो अब आप बोलोगे सर हमने तो ये पढ़ रखा है कि 5 लेयर्स होते हैं। यस, वो कैसे होता है बेटा? डिवीजन ऑफ एटमॉस्फेयर बेस्ड ऑन टेम्परेचर। क्या होता है? डिवीजन ऑफ एटमॉस्फेयर बेस्ड ऑन टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक लेयर को हमने क्या किया है, टेम्परेचर के बेसिस पर बांटा है। डिवीजन ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर, डिवीजन ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर बेस्ड ऑन टेम्परेचर। तो बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो दो ही मिलते हैं, होमोस्फीयर और हेटेरोस्फीयर, और उनके अंदर हमने ये चीजें डाल रखी हैं। बट जब हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चीजों को बांटते हैं तो हमें यहाँ पर टोटल 5 लेयर्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिकल साइंस। आपके सिलेबस के अंदर यहाँ पर टोटल 5 लेयर्स आएंगे
ट्रोपोस्फेयर से लेकर के एक्सोस्फेयर तक, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलो एक एक करके सभी लेयर्स के बारे में चीजें जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो लेयर हमारे पास है ट्रोपोस्फेयर। इसमें क्या करना है हमें हमें देखो, सबसे पहले तो फंडामेंटल्स चीजें सब लेयर के बारे में जाननी है कि इनकी ऊंचाई कितनी होती है, क्या क्या फंडामेंटल्स यहाँ पर चेंजेस होते हैं नहीं होते। तो सबसे पहले जो ट्रोपोस्फेयर है वो एकदम लोएस्ट लेयर है। बेसिक बेसिक चीजें बताते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रोपोस्फेयर क्या है सर? इट इज अ लोएस्ट लेयर, ठीक है। आप सेंटेंस बना के लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि लोएस्ट लेयर है आपका एटमोस्फेयर का। इट इज द लोएस्ट लेयर, सबसे नीचे मिलता है। इसकी हाइट क्या मिलती है हमें सर? एकदम लोएस्ट लेयर है, इसकी जो हाइट होती है वो मेनली 0 किलोमीटर से बताया जाता है कि 20 किलोमीटर तक रहेगी। मतलब नीचे अर्थ से आप शुरू कर लो, ऊपर ज्यादा आपको ऊपर जाना नहीं है, 20 किलोमीटर के ऊपर तक जाओ, वहां तक ही आपको ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पर सारे वेदर चेंजेस होते हैं, जितने भी मौसम के चेंजेस यहाँ पर होंगे, जितने भी मौसम रिलेटेड चेंजेस होते हैं वो सब यहाँ पर ही होते हैं, ठीक है। इसलिए हम भी इसी लेयर में आबाद है। तीसरा इसका प्रॉपर्टी ये है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो हमारा आपका टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड, टेम्परेचर डिक्रीज होता है बेटा, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है। एक कैलकुलेशन भी बताया गया कि कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो सकता है। सो बोला गया है कि अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे, कितना किलोमीटर बेटा? 1 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो कम हो चुकी है, ठीक है। इतना बात आपको जानना है ट्रोपोस्फेयर के बारे में बस। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है वहां पे एक बाउंड्री लाइन हमने अपने तरफ से बना रखी है। तो उस बाउंड्री लाइन को हमने ट्रोपोपाउस बोला हुआ है, ठीक है। क्या बोला हुआ हमने? ट्रोपोपाउस बोला हुआ है। सिंपल सा चीज है कि हमारा अर्थ है यहाँ पर, ये हमारे पास अर्थ है। अर्थ के ऊपर पहला लेयर हमारे पास है ट्रोपोस्फेयर, ये हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है। अज्यूम करता हूँ यहाँ से मेरा ट्रोपोस्फेयर शुरू हो रहा है, यहाँ से जाकर के ट्रोपोस्फेयर यहाँ 20 किलोमीटर तक यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये जहाँ पे खत्म हो रहा है उसकी जो बाउंड्री है, इसको हम अपर बाउंड्री भी बोलते हैं, उसको ही हमने ट्रोपोपाउस बोल रखा है। तो याद रहेगा ट्रोपोपाउस क्या है? ट्रोपोपाउस ट्रोपोस्फेयर का अपर बाउंड्री को ट्रोपोपाउस कहते हैं। क्लियर? चलो दूसरा हमने यहाँ पे जानना है स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, है ना। आप वीडियो को पॉज करके एक बार चीजों को उतार लेना। यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां से शुरू होता है। तो ये 20 किलोमीटर से लगभग शुरू होता है और इसका थोड़ा सा वेरिएशन होता है। कई किताब में लिखा रहता है कि 50 से 60 तक है, तो हम यहाँ पे 60 मान के चलते हैं। 20 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक, किसी की बुक में 50-56 भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। सो हमने एक ओवरऑल रेंज ले लिया है कि 20 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर का पहुंच रहता है, ठीक है। चलो दूसरा क्या है, यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर बहुत ही शांत होता है। यहाँ पे किसी तरह का वेदर चेंजेस नहीं है। यहाँ पर क्या क्या नहीं है? नो वाटर वेपर, यहाँ पे कोई वाटर वेपर नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है। तो इन सारी चीजों की वजह से ये जो लेयर है ये बहुत ही शांत लेयर है। कैसा लेयर है बेटा? बहुत ही शांत लेयर है। इन सब चीजों की मौजूदगी की वजह से ये जो लेयर है, ये लेयर बहुत ही ज्यादा आपका क्लियर है, ओके। एंड नो डिस्टरबेंस, किसी तरह का एक्सटर्नल डिस्टरबेंस नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर हम एरोप्लेन उड़ाने के लिए इस लेयर का यूज करते हैं, क्योंकि किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो हम इस लेयर में क्या करते हैं? यूज टू ऐसा आप लिख सकते हो, यूज टू फ्लाई एरोप्लेन, ठीक है। एरोप्लेन को उड़ाने के लिए हम लोग इस लेयर को यूज करते हैं, ठीक है बेटा। ये चीज आपको समझना था, ये हो गया, ओके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस लेयर के अंदर मौजूद है जो कि है ओजोन गैस। तो इस लेयर में ही हमारे पास एक इंपॉर्टेंट गैस पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ओजोन गैस। और वो जो गैस है ओजोन गैस, उसने स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही अपने गैसों को ले करके एक पर्टिकुलर लेयर बना रखा है। उस लेयर को हम कहते हैं ओजोन लेयर। तो ओजोन गैस ने ही अपना एक लेयर बना दिया है, उसको हमने यहाँ पे कह रखा है ओजोन लेयर। तो मान लो यहाँ से मेरा स्ट्रेटोस्फेयर ये शुरू हो रहा है, यहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हुआ और मान लेते हैं यहाँ तक हमारा स्ट्रेटोस्फेयर का एरिया है, ये 20 किलोमीटर है और ये हमने 80 किलोमीटर की बात कर रखी है। तो अब क्या होगा, इसके बीच में ही कहीं पर, अब यहाँ बीच में आपको
ओजोन गैस देखने को मिलेगा। ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है O3। O3 हमारा ओजोन गैस है। तो उससे ढेर सारा ओजोन गैस ने मिलके अपना ही एक लेयर बना रखा है, जिसको हमने बोल दिया है ओजोन लेयर। याद रहेगा, ये ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? वो तो आगे हम देखेंगे। छोटा सा एक बात जान लो, ऊपर जो हमारे पास जो चंदा सूरज चाचू जो है, उनकी तरफ से हीट रेडिएशन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। तो उस हीट रेडिएशन में कुछ रेडिएशन खतरनाक होते हैं, जैसे कि एक रेडिएशन होता है यूवी रेडिएशन। तो वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक सी चीज है। सो अब वो यूवी रेडिएशन अर्थ पे डायरेक्ट ना आ जाए, उसके लिए सेफ गार्ड करता है ओजोन गैस। ओजोन गैस इस यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बाकी जो नॉन हार्मफुल रेडिएशन होते हैं, जो बेनिफिशियल्स होते हैं हमारे लिए या नेचर के लिए, उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है डायरेक्टली अर्थ पे, वो भेज देता है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, ये चीज आपको जान लेना है। ये हो गया। इसके बारे में आपको इतना ही चीज जानना है कि ये स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम चलते हैं आपके मेसोस्फीयर के बारे में। चलेंगे? आओ के बेटा चलो। तो तीसरे नंबर पे जो एक इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं मेसोस्फीयर। क्या कहते हैं? मेसो। तो मेसोस्फीयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं पहले, ये देखो तीसरा लेयर है। सबसे पहला क्या है? मेसोस्फीयर आपका तीसरा लेयर है। ठीक है, तीसरा लेयर है ये, आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। एटमोस्फेरिक लेयर का तीसरा लेयर है। दूसरा, इसकी हाइट की बात कर लेते हैं। तो जहां पे वो खत्म हो रहा है वहां से ये शुरू होगा। तो ये खत्म कहाँ पे होता है आपका? 60 किलोमीटर हमने मान रखा है। तो अब 60 से लेके 100 किलोमीटर की रेंज जो होती है वो मेसोस्फीयर को दे दी गई है कि 60 से लेके 100 किलोमीटर तक ये फैला हुआ। जहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होगा वहां से लेके 100 किलोमीटर का रेंज में ये फैला रहेगा आपका। इसके बाद इसमें क्या होता है? ये कोल्डेस्ट लेयर है, एकदम ठंडा लेयर है ये। मेसोस्फीयर को बोला जाता है कोल्डेस्ट लेयर। यहाँ पे टेम्परेचर पूरे तरीके से डाउन हो जाता है। इस टाइम आपको, ये जो लेयर है इसमें आपको पूरे तरीके से टेम्परेचर आपको डाउन देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? और इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि बोला जाता है कि जो मीटियोर्स आते हैं, मीटियोर्स बर्न हो जाते हैं इस लेयर में। मीटियोर्स बर्न प्रॉपरली। कुछ हो जाता है। हाँ? ठीक है, तो यही बात है। इसको बोला जाता है कोल्डेस्ट लेयर, पहली बात। फिर बोलते हैं कि मीटियोर्स बर्न हो जाता है, जो भी मीटियोर्स बाहर से आ रहे बर्न हो जाता है। अब इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी कि तीसरा लेयर है, 60 किलोमीटर से 100 किलोमीटर का रेंज है, कोल्डेस्ट लेयर पाया जाता है। मीटियोर जितने होते हैं सब इसमें बर्न हो जाता है, मतलब जल जाता है। ठीक है, बस इतनी चीजें जो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं। और अगर उन्होंने आपसे पूछा है मैसेज के बारे में लिखने के लिए, ये 4 पॉइंट्स आराम से सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। ठीक है, चलो चौथा लेयर आपको यहाँ पे समझना है, जो कि थर्मोस्फेयर। तो यार नाम में बेटा एक आ रहा है थर्मो। थर्मो मतलब टेम्परेचर होता है, और इसी से इसको एक दूसरा नाम भी दे दिया गया आयनो। तो टेम्परेचर ना यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे गैसेस होते हैं वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ये पहला चीज है। तो पहला चीज तो लिख लेना कि ये फोर्थ लेयर है, सबसे फोर्थ लेयर। इसके बाद ये मेसोस्फीयर से शुरू होता है और खत्म कहाँ पे होता है? तो मेसोस्फीयर कहाँ पे खत्म हो रहा था? 100 किलोमीटर पे। इसका मतलब थर्मोस्फीयर शुरू होगा 100 किलोमीटर से और जाता बहुत ऊंचाई तक है। 500 किलोमीटर तक ये चला जाता है। इसकी हाइट इतनी ऊपर होती है। ओके, अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो गैसेस होते हैं वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। यहाँ पर सिंपल से भाषा में, गैस आयोनाइज्ड होने का मतलब क्या? आयोनाइज्ड होने का मतलब क्या है? ब्रेक इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन सब बोल सकते हैं। ब्रेक इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, यानी कि जिस चीज से वो गैस मिलके बना होगा उस चीज में वो टूट जाता है। सिंपल अगर एग्जांपल लिया जाए, मान लो यहाँ पर वैसे यहाँ पे नॉर्मल गैसेस तो मिलेंगे नहीं आपको। से मान लेते हैं एक, मान लो नाइट्रोजन गैस अगर यहाँ पर हुआ, नाइट्रोजन गैस हो सकता है किसी लोअर क्वांटिटी में रहे। तो नाइट्रोजन एक गैस अगर है तो ये आयोनाइज हो जाएगा, या तो ये चार्ज लॉस करेगा या चार्ज को गेन करेगा, और ये N2 नहीं रहेगा बल्कि N2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, N2 प्लस हो जाएगा, चार्ज को ये लॉस कर देगा अपना। तो इस तरीके से आयोनाइज हो जाता है। अब जब चार्ज आयोनाइज्ड होते हैं तो आयोनाइज्ड होने का फायदा क्या होता है बेटा? ये क्या कर सकते हैं? कैरी द सिग्नल्स, ये सिग्नल्स कैरी कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं। कैन कैरी द सिग्नल्स एंड ट्रांसमिट, तो ये इनका एक फायदा होता है, कैन कैरी द सिग्नल्स एंड ट्रांसमिट। जितनी भी यहाँ पर गैसेस है वो सभी आयोनाइज्ड है और वो सभी सिग्नल को ले सकते हैं और ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। किस तरह का सिग्नल वो लेंगे और ट्रांसमिट करेंगे? जो भी उनको मिल जाए। तो हमने इसका एक अच्छा फायदा निकाला। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से रेडियो सिग्नल्स भेजते हैं। हम अपने अर्थ में हमने पूरा स्टेशन बना रखा है, अपने अर्थ से हम रेडियो सिग्नल भेजते हैं
वो रेडियो सिग्नल हमने भेजा है थर्मोस्फेयर में। अब वो जाएगा थर्मोस्फेयर में, एक पर्टिकुलर सा हमने एंगल पूरा फिक्स कर रखा है। रेडियो सिग्नल जैसे ही थर्मोस्फेयर में किसी भी चीज को यहाँ पर रिसीव होगा, जो भी आयोनाइज्ड पार्टिकल है वो उसको लेकर के एक पर्टिकुलर एंगल पे रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, वो रेडियो सिग्नल किसी दूसरे जगह पे पहुंच जाएगा। ये चीज है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और एक लास्ट पॉइंट आपको थर्मोस्फेयर के बारे में ध्यान रखना है कि ऑरोरा बोरियलिस यहाँ पे बना जाता है, ठीक है, ऑरोरा ऑरोरा बोरियलिस, ठीक है, ये बनते हैं। ये क्या होता है, बेसिकली एक नेचुरल फेनोमेना है जिसमें हमें आसमान में अलग अलग कलर के इवेंट देखने को मिलते हैं। कुछ इस प्रकार के, जैसे आसमान में कुछ इस प्रकार का हमें सीन देखने को मिलता है, इस तरह का सीन बनता है। बहुत ही यूनिक कलर होता है, जो कलर्स हम जानते हैं उससे थोड़ा हट के ही होता है। तो वो ऐसे कलर्स है जिनके बारे में अभी तो स्टडी चली रही है, और है नाम बहुत सा है, डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, डिफरेंट मिक्स कलर्स होते हैं, थोड़ा ग्रीन होगा, थोड़ा वायलेट होगा, थोड़ा ब्लू होगा, मिक्स होकर एक बहुत ही खूबसूरत सा नजारा बनता है आसमान के ऊपर। तो वो जो नजारा बनता है उसको ही हम लोग ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं। और ये जो ऑरोरा बोरियलिस है, अब बोरियलिस बोलेंगे या बोरियलिस बोलेंगे, आई डोंट नो, आई थिंक ऑरोरा बोरियलिस ही बोलते हैं इसको, ठीक है, हाँ ऑरोरा बोरियलिस बोलते हैं, सॉरी फॉर माई, हाँ क्या बोलते हैं उसको, ऑरोरा बोरियलिस जो है, मैं ये बता रहा था आपको, ये कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के इलाके में मिलता है खास तौर से। तो ऑस्ट्रेलियस भी इसको बोला जाता है कई बार, ठीक है। तो ये मिलता है मेनली ऑस्ट्रेलिया के इलाके में, अगर जाओगे वहां देखने को मिलेगा आपको। और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, वहां पे भी आपको ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बस इतनी सी जानकारी जो आपको एक्सोस्फीयर थर्मोस्फीयर के बारे में जानना है। ओके, चलो लास्ट हमारे पास लेयर है जिसको हम प्यार से कहते हैं एक्सोस्फीयर। हमारे फिजिकल साइंस में ये 5 ही लेयर हैं, बस इन 5 लेयर के बारे में ही हमें यहाँ पर चीजों को जानना है। तो एक्सोस्फीयर में क्या होता है, ये सबसे बोला जाता है कि एकदम बाहरी हिस्सा है। क्या है, एकदम बाहरी हिस्सा, एकदम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। तो सबसे पहला चीज तो हमें इसके बारे में यही याद रखना है कि ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर, सबसे पहले। इसकी हाइट क्या हो सकती है, ऊंचाई, तो 500 किलोमीटर पे तो हमारा यही खत्म हो रहा है। तो 5 किलोमीटर से लेकर के बोला गया कि 700 किलोमीटर, किसी किसी बुक में लिखा है 1000 किलोमीटर। तो मैं एक रेंज बताता हूँ आपको, जहां से आपका ये खत्म हो रहा है आपका थर्मोस्फीयर, वहां से एक्सोस्फीयर शुरू होगा, और वहां से लेकर के 1000 किलोमीटर तक वो रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा एक्सोस्फीयर। ये पहला इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा इसके बारे में यही आपको जानना है कि इस लेयर में हम लोग सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। जितने भी सैटेलाइट्स हमने लॉन्च कर रखा है अपने अर्थ पे, वो सभी के सभी एक्सोस्फीयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। बस इतना ही, 2 बातें इसके बारे में जान लो, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो एक मैं स्केच नॉर्मल से बना देता हूँ, क्या हमारे पास हो रहा है। देखो सबसे पहला हमारे यहाँ शुरू होता है ट्रोपोस्फीयर। तो ये मैं अर्थ मान लेता हूँ, अर्थ मैंने यहाँ पे बना रखा है नीचे। अर्थ का ये जो पॉइंट है, मैं इसको एज अ 0 मान के चलता हूँ, ठीक है। मैंने इसको एज अ 0 किलोमीटर मान रखा है। तो पहला हमारा यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर आएगा, फिर हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर आएगा, और स्ट्रेटोस्फीयर के बाद हमारे पास मेसोस्फीयर आएगा, मेसोस्फीयर के हमारे पास थर्मोस्फीयर आएगा, उसके बाद हमारे पास एक्सोस्फीयर आएगा। अभी जो हाइट वाला मसला है वो क्लियर हो जाएगा, आपको एक बार समझ लेंगे। तो 0 किलोमीटर हमने अर्थ मान लिया, यहाँ पर ये 20 किलोमीटर तक आपका ट्रोपोस्फीयर फैला हुआ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ टी। अब ट्रोपोस्फीयर यहाँ पे खत्म हुआ, तो यहाँ से हमारा स्ट्रेटोस्फीयर शुरू होगा, मतलब 20 किलोमीटर की हाइट से स्ट्रेटोस्फीयर शुरू हुआ है, और वो जाएगा आपका लगभग 60 किलोमीटर तक। अब 60 किलोमीटर की हाइट पे ये खत्म हुआ स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर शुरू होगा, वो लगभग 100 किलोमीटर की हाइट तक जाता है। फिर 100 किलोमीटर की हाइट पे ये खत्म होगा तो आयोनोस्फीयर शुरू होगा, और वो लगभग आपका 500 किलोमीटर की हाइट तक जाता है। फिर ये आपका खत्म होगा तो इसके बाद आएगा एक्सोस्फीयर, जो लगभग 1000 किलोमीटर, एक रेंज है 700 से 800 तक जाता है, आपका 1000 किलोमीटर की रेंज पे चला जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें थी मैंने आपको कवर कर ली। ओके चलो, तो ये हमारा था पहला पॉइंट, जो हमने यहाँ पे ओवरव्यू में आपने लिखा था कि पहला में क्या कवर करना है, वो हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ओजोन लेयर के बारे में जानना है, वो बनता कैसे है और टूटता कैसे। देखो ओजोन लेयर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला क्या होता है ओजोन लेयर का। ओजोन लेयर का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका O3। क्या होता है बेटा, ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है O3। अब अगर हमें ओजोन गैस बनानी है तो यहाँ पे एक चीज तो हम देख पा रहे हैं कि ओजोन गैस बनाने के लिए हमें ये बनता है ऑक्सीजन से। इसमें क्या होता है कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, उसमें एक ऑक्सीजन का आइटम है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का आइटम यहाँ पे कंबाइन होते हैं, तब जाके हमारा O3 बनता है।
अब मसला ये है कि ओजोन लेयर में हमारे पास ऑक्सीजन गैस मौजूद है लेकिन ऑक्सीजन आइटम मौजूद नहीं है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को आइटम में कन्वर्ट करना ये पहला काम है। वो कैसे होता है? वो होता है अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से। ठीक है, तो फॉर्मेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो होता है हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा O2 है वो क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, डायरेक्टली सनलाइट लेता है, स्पेसिफिक कोई रेडिएशन नहीं है बट डायरेक्टली सनलाइट वो आपको एब्जॉर्ब करेगा और सनलाइट लेने के बाद वो क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा। सनलाइट लेगा और दो आइटम्स में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आइटम में ब्रेक हो गया, ये पहला स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब ऑक्सीजन गैस वहां पे स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत सारा मौजूद है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो था उसने लिया सनलाइट, वो ब्रेक हुआ आइटम्स में, फिर यहां से एक आइटम जो था वो ढूंढेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। तो एक आइटम आएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास, वो बोलेगा बेटा चलो हम लोग कंबाइन हो जाते हैं, बोलेगा ठीक है हो जाते हैं। तो ये कंबाइन होके आपका ओजोन बना देते हैं O3। बहुत सिंपल सा चीज है, यही होता है, बहुत एकदम सिंपल सा चीज है। ठीक है, रहेगा ओके। और इसका डिप्लेशन का अगर हम बात करें, इसको टूट जाना, तो इसको टूटने के लिए एकदम उल्टा होगा। बनने के लिए क्या हुआ, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और एक आइटम मिला तो वो बन गया। अब जब ये टूटेगा तो टूट के भी वही हो जाएगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का आइटम अलग हो जाएगा O3 से। तो यही होता है डिप्लेशन में। तो डिप्लेशन में मेनली ऑक्सीजन ओजोन का जो मॉलिक्यूल है उसको तोड़ करके हम लोग O2, हम लोग नहीं मतलब नेचर जो है मेनली यूवी रेडिएशन जो है वो ये काम करता है। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो हमारे पास बहुत सारे गैसेस है जो कि ओजोन गैसेस बोलते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि CFC एक है जो बहुत डेडली है, ये हमारा ओजोन डिप्लेशन में बहुत एक डेडली रोल प्ले करता है। सो CFC है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे वो गैसेस है जो ओजोन में डिप्लेशन का काम कर रहे हैं, मतलब ओजोन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे पहले स्टेप में होता क्या है, जो CFC है ये यूवी रेडिएशन को कैप्चर करता है। जो यूवी रेडिएशन डायरेक्टली आ रहे हैं ये सारे गैसेस उनको कैप्चर करते हैं, फिर वो उनको कैप्चर करके यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोरीन आइटम बनाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे पास था, ये उनको कैप्चर करेंगे। कोई भी ग्रीन हाउस गैस रहेगा, मेनली CFC की हम बात कर रहे हैं, वो उसको कैप्चर करके क्या बना देगा बेटा, क्लोरीन आइटम बना देगा। अब ये जो क्लोरीन आइटम होता है, ये एक मॉलिक्यूल जो आपका हो गया ओजोन का, उसके पास जाएगा, उसको ये करेगा। और एक डाटा के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि अगर एक भी क्लोरीन आइटम यहाँ पर है तो वो लगभग 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को तबाह कर सकता है। कितना तबाह कर सकता है, अप्रोक्स 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को वो तबाह कर सकता है। सो हमारे पास एक ओजोन मॉलिक्यूल था O3, अब इसके साथ जबरदस्ती आ जाएगा हमारे पास क्लोरीन का आइटम। क्या आ जाएगा, क्लोरीन का आइटम आ जाएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन को यहाँ से ले जाएगा अपने साथ, वो अपने साथ एक ऑक्सीजन को ले जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। ये ऐसा करता क्यों, बहुत सिंपल है। ये जो हमारा क्लोरीन होता है बेटा, ये रेडिकल फॉर्म में होता है। अब रेडिकल का सिंपल मतलब ये है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, उस स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर में उसको ओजोन के अलावा कोई नहीं मिल रहा, तो ओजोन मॉलिक्यूल के पास वो जाता है और एक ऑक्सीजन ले लेता है और वो अपना वो ClO बना दिया, जिसको हम लोग क्लोरीन मोनोऑक्साइड कहते हैं। इसका जो नाम है वो है आपका क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ये उसने बना दिया। अब प्रॉब्लम यही है कि उसने तो अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन हमारे पास O3 से बन गया O2। तो यही हमारा डिप्लेशन होता है, क्योंकि अब O3 नहीं रहा, वो O2 बन गया। ये मेन प्रॉब्लम है। इस तरीके से नाइट्रोजन गैस भी वही काम करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यही चीज है। तो ये याद रखना कि इस तरीके से प्रॉब्लम्स करते हैं ये लोग। क्लियर है, चलो अब बात आता है कि हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या है इसके ओजोन डिप्लेशन के। तो ओजोन डिप्लेशन के अगर हम हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें तो बेटा पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये काम क्या कर रहा था। जो ये काम कर रहा था वो काम नहीं हो पाएगा तो वही नुकसान होगा। तो सबसे पहला तो यही नुकसान होता है कि यूवी रेडिएशन को ये रोक रहा था। अब क्या होगा, यूवी रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली हमारे अर्थ पर आ रही है। क्या आ रही है, यूवी रेडिएशन डायरेक्टली हमारे अर्थ पर आ रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, क्योंकि वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा है। तो टेम्परेचर राइज हो रहा है और टेम्परेचर राइज होने से हमें यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में हमें टेम्परेचर का राइज फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहा है। ये पहला प्रॉब्लम हुआ। तीसरा क्या यहाँ पर हो रहा है कि हमें स्किन लाइक डिसीज देखने को मिल रही है। स्किन लाइक बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्किन कैंसर हो गया, स्किन में इरिटेशन होना, ये सारी बीमारियां हमें इसकी वजह से देखने को मिल रही है। ठीक है, ये चीजें तो ये कुछ फंडामेंटल्स मैंने आपको बताया जो मेन प्रॉब्लम्स। 2-3 ही याद रखने की कहते ही पूछेंगे। पहला वही लिख देना, यूवी रेडिएशन डायरेक्टली हमारे अर्थ पर आ रहा है।
दूसरा टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो रहा है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हमारी बढ़ रही है। फिर स्किन लाइक डिसीजेज जैसे कि स्किन कैंसर वगैरह हमें यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। और अगर डायरेक्ट ये चीज आपकी आंखों पे गिर जाए तो आपको मोतियाबिंद भी हो सकता है, यानी कि कैटरेक्ट की बीमारी हो सकती है। बस इतना ही याद रख लो क्योंकि आपसे तो 2 ही नंबर में सवाल पूछेंगे। क्लियर? चलेंगे आगे, इतना उतार लीजिए, है ना। चलो अब बेटा ये समझते हैं ग्रीन हाउस गैस क्या होता है और ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। देखो होता क्या है, बाय नेचर हमारे अर्थ में, ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसे कि हमारे पास सूरज चाचू हैं, उनके पास से रेडिएशन आ रही है, तो जो हमारा अर्थ है वो उसको, ये अर्थ का मैं ऐसे लेयर बना रहा हूं, ठीक है, तो जो हमारा अर्थ है वो क्या करेगा, वहां से जितनी भी हीट एनर्जी आ रही है उसको वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब किया, लिया, और उसके बाद वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ये जो रिफ्लेक्टेड जो आपका एनर्जी है, जो भी आप, हाँ एनर्जी, जो हीट एनर्जी है, ये क्या होगा, ये वापस ट्रोपोस्फीयर के बाहर जाना चाहता है क्योंकि उसका वही काम है, जितना जरूरी था अर्थ ने उतना एब्जॉर्ब किया, लेकिन बाकी वो वापस जाना चाहता है क्योंकि वो वापस अगर नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। और यही प्रॉब्लम है कि ये जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी था जिसको अर्थ ने रिफ्लेक्ट किया बाहर जाने के लिए, ट्रोपोस्फीयर से बाहर जाने के लिए, तो हमारे पास कुछ महान गैसेस होते हैं जैसे कि CFC, NO2 और मीथेन हमारे पास हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या करते हैं, इस एक्स्ट्रा हीट को ट्रैप कर लेते हैं और इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस है हमारे पास, एग्जांपल CFC, CO2, CH4 और NO2, ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा हीट जो अर्थ को बाहर जाना था, अर्थ के ट्रोपोस्फीयर के बाहर जाना था, उसको ये ट्रैप कर लेते हैं। अब चूंकि वो एक्स्ट्रा हीट था वो उसने ट्रैप कर लिया, इस वजह से अल्टीमेटली हमारा क्या होता है, टेम्परेचर जो है अर्थ का वो राइज हो जाता है। और ये टेम्परेचर राइज होने की वजह से हमारा अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जा रहा है और इसी इफेक्ट को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्या है, ग्लोबल वार्मिंग एक इफेक्ट है और इसका रीजन क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको समझ में आ गया, कुछ ऐसे गैस हैं जो एक्स्ट्रा हीट को यहाँ पे ट्रैप कर रहे हैं, तो इससे ओवरऑल हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है और इस पूरा फेनोमेना को हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये चीजें हो रही है। ओके चलो, सो अब क्या है यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बहुत ज्यादा डेडली, आपको पता ही कि सबसे पहला ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से सबसे पहला तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, वो आप लिख लेना कि पूरा दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। ओके, हर साल बताया जा रहा है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ रहा है। मतलब अगर मान लो साल में जैसे गर्मी का मान लेते हैं 30 डिग्री टेम्परेचर अगर नॉर्मल था, अब क्या हो गया, वो 32 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है। ये एक प्रॉब्लम वाली बात है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है कि आइस मेल्ट हो रहा है, आइस और जो सी बर्ग है वो मेल्ट हो रहा है। अब इनके मेल्ट होने से क्या होता है, ये डायरेक्टली जा रहे हैं समंदर में मिल रहे हैं सी लेवल, तो इससे सी लेवल राइज हो रहा है। अब सी लेवल राइज होने से क्या नुकसान हो सकता है, यहाँ पर आपको सैलाब, फ्लड देखने को मिल सकते हैं, समुद्री इलाके के आसपास में फ्लड आएगा बहुत जोर। फिर सी लेवल जो मेल्ट हो गया तो वहां पे जो भी पोलर एनिमल्स थे जो कि पोलर इलाके में रह रहे थे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर पोलर बियर्स या फिर और भी जो है जैसे सीगल एक रहता है, पेंगुइन से वहां पे रहते हैं पोलर इलाके में, नॉर्थ पोल साउथ पोल में, तो वहां बर्फ पिघलने की वजह से उनका जो रहन सहन वो बिगड़ चुका है। उनको सही से खाना पीना नहीं मिल रहा, उनका रहने के लिए जगह नहीं है, बर्फ पिघल चुका है, सिर्फ पानी है, तो उससे वो सारे जानवर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक लॉस हो चुका है। तीसरा, इससे मल्टीपल बीमारी तो हमें देखने को मिल ही रही है, अलग अलग तरह की बीमारी हमें देखने को मिल रही है, ये बहुत बड़ा एक नुकसान हो रहा है। तो ये 3 चीजें याद रख लो, एग्जाम में आएगा ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट, तो ये 3 पॉइंट्स लिख देना, आपसे 2 ही मार्क्स में पूछेंगे वो। ठीक है, चल सकते हैं आगे हम लोग, चलिए आगे चलेंगे। ठीक है, ओके बेटा, तो हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चीजें जान ली। इसके बाद हमारे पास आता है हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोक सकते हैं। तो रोकने के लिए हमें सबसे पहला बता रहा हूं, आप लिख लेना, ग्लोबल वार्मिंग को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रिवेंशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बहुत सिंपल है, हमें सबसे पहला टेम्परेचर राइज को रोकना होगा। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस है, उनका जो सोर्स है इमिशन का, उसको हमें रोकना होगा। क्या करना होगा, उसको हमें रोकना होगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस का सोर्स क्या क्या है, जो हम लोग बर्न करते हैं फ्यूल्स वगैरह, तो उसका हमें इस्तेमाल कम करना होगा। जो फोसिल फ्यूल्स होते हैं जिनको जलाने से यहाँ पर ये गैस रिलीज हो रहे हैं, इसका इस्तेमाल हमें क्या करना होगा बेटा, कम करना होगा, तब जाके होगा। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिकदार वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के मिकदार को एब्जॉर्ब ज्यादा एब्जॉर्ब हो, उसके लिए हमें यहाँ पर एफॉरेस्टेशन करना होगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पेड़ पौधे लगाने होंगे। ये दूसरा में काम कर सकते हैं। तीसरा,
हमें यहाँ पर सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाना होगा और ऐसा एनर्जी तरफ जाना होगा जो कि नॉन रिन्यूएबल है और जिससे यहाँ पर पॉल्यूशन भी नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सारी चीजों की तरफ हमें जाना होगा, तो इससे हम यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपने रैशनल यूज के बारे में, रैशनल यूज ऑफ एनर्जी, जिसमें एक आता है आपका फ्यूल के बारे में। तो आइए हम जो बेसिक से कुछ कुछ आपके सिलेबस में दिया गया है, जिसको मैंने बेसिक से कुछ क्या बोला उसको मैं, हाँ, डिफिनेशंस, वो हमें डिस्कस करना होगा। तो रैशनल यूज ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, तो देखो फ्यूल के बारे में जान लेते हैं। रैशनल यूज ऑफ एनर्जी का सिंपल मतलब है कि जो एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, जितने भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, उनको हम एक कायदे से यूज करेंगे, ना कि एकदम बेधड़ल्ले ऐसा यूज कर ले कि मतलब वो खत्म हो जाए बहुत जल्दी। तो ये चीज हमें नहीं करना है, यही चीज हमें रैशनल यूज ऑफ एनर्जी समझाता है। तो इसमें सबसे पहले एक चीज आता है, वो समझते हैं कि फ्यूल क्या होता है। तो फ्यूल क्या है बेटा, ऐसा जितने भी हमारे पास मैटर पाया जाता है जिसको जला करके हम एनर्जी ले सकते हैं, वो हमारा एज अ फ्यूल कहलाता है। ठीक है, फ्यूल क्या हुआ, ऐसे कोई भी चीज जिसको बर्न करके यानी कि जला करके हमने वहां पर हमने बर्न किया और वहां से हमें एनर्जी मिली। कौन सा एनर्जी, हीट एनर्जी। तो उन चीजों को हम कहते हैं फ्यूल, सिंपल सी भाषा में। एग्जाम्पल के तौर पर लकड़ी ले लो, अगर वुड को आप जलाओगे तो आपको वहां से हीट एनर्जी मिलेगी। अगर आपके पास कोई गैस है, अगर उस गैस को आप जलाओगे तो वहां से भी आपको हीट एनर्जी मिलेगी। तो ये सब एक एग्जाम्पल है फ्यूल का। ठीक है, और फ्यूल से ही एक टर्म रिलेटेड आता है कैलोरीफिक, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल ही आता है बेसिकली। तो अलग अलग फ्यूल है हमारे पास वैसे अवेलेबल, जैसे कुछ तो एग्जांपल मैंने वुड दिया, गैस दिया, गैस के अंदर भी मल्टीपल से गैस आते हैं। सो इनके लिए एक टर्म डिफाइन किया गया है कैलोरीफिक वैल्यू, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि कितना जलाने से कितना हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू को एक स्टैंडर्ड तरीके से डिफाइन किया गया है कि द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट, ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जब रिलीज होगा अगर हम किसी भी फ्यूल का, अगर हमने 1 किलोग्राम चीज को जलाया। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ऑन बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल, ऑन बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल। कोई सा भी फ्यूल ले लो, अब मान लो मैंने लकड़ी लिया, अब 1 kg लकड़ी अगर मैं जला रहा हूं तो उससे मुझे कितना एनर्जी मिलेगा, और वहीं 1 kg अगर मैं कोई गैस जला रहा हूं तो उससे मुझे कितना एनर्जी मिलेगा, ये हमें जानना जरूरी है। इसी चीज को हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्योंकि अगर हमें ये चीज पता होगा कि 1 kg अगर मैं लकड़ी जला रहा हूँ तो कितना एनर्जी मिलेगा और 1 kg अगर मैं गैस जला रहा हूँ तो कितना एनर्जी मिलेगा, तो हम समझ पाएंगे ज्यादा एनर्जी हमें किस में मिल रही है, तो हम उसको यूज करेंगे जहां ज्यादा एनर्जी मिल रही है, कम चीजों को यूज करके। जैसे कि अगर हम वुड की बात करें तो वुड का जो कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ डिफाइन किया गया है, तो 1 kg अगर हम वुड जलाएंगे तो हमें यहाँ पर एनर्जी मिलेगी वो 17 किलो जूल मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, 17 किलो जूल पर ग्राम। इनका एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि इसका जो होता है 17 किलो जूल पर ग्राम। तो 1 किलोग्राम अगर हमने जला लिया, 1 ग्राम में वो 17 किलो जूल दे रहा है, तो 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना आप, तो 1700 किलो जूल एनर्जी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 1 किलोग्राम लकड़ी से। इस तरीके से हमारे पास, जैसे कि बायोगैस का अगर हम बात करें, तो बायोगैस में क्या है बेटा, बायोगैस में अगर हमने जलाया तो 35 से आपको 40 यहाँ पर मिल सकता है, 35 to 40, में 35 लेके चलता हूँ। 35 किलो जूल, किलो जूल एनर्जी, हीट एनर्जी का यूनिट है। आई नो होप कि आपको पता होगा ये चीज। किलो जूल हीट एनर्जी का यूनिट है, किलो जूल पर ग्राम। पर ग्राम हमने यहाँ पे डाटा निकाल के रखा हुआ। ओके, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है यहाँ पर। जैसे कि एक होता है कोल के बारे में, कोयला अगर हम जलाएंगे तो क्या मिलेगा। कोयला का जो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू है वो 25 to 30 किलो जूल है पर ग्राम। 1 ग्राम पे इतना मिलेगा हमें। इसके बाद में अल्कोहल है आपके पास, मैं बता देता हूँ, बुक से एक बार देख करके इसको लिख लेना। ऐसे मीथेन का मैं एक बता दे रहा हूँ, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा और 2 चीज रहेंगे जो आप एक बार बुक से देख लेना। मुझे याद नहीं आ रहा अभी उनके बारे में, नाम ही मैं उनका वैल्यू भूल गया हूँ, याद आए तो बता दूंगा, रुको। ये 55 किलो जूल पर ग्राम होता है। अच्छा, 2 और, ठीक है, याद आ गया। 2 क्या, एक हाइड्रोजन गैस देख लेना, H2 गैस जो हमारे पास है। हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज देता है, 150 किलो जूल पर ग्राम, ये हो गया। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट है जो आप यहाँ पे याद रखोगे, जो कि होता है आपका डीजल। डीजल एंड कैरोसिल 2 होता है ना, डीजल के बारे में याद रख लेना। डीजल का जो है वो होता है 45 किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, ये होता है बेटा 45 किलो जूल पर ग्राम। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, सो वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी चीज के 1 किलोग्राम जलाने पे रिलीज हो रहा है, किसी भी फ्यूल के, तो वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा। ये हमने कुछ एग्जांपल्स आपको उसके लिए दे रखे हैं। आगे चल सकते हैं, चलिए।
अब यहाँ पर हमारे पास आता है ये डिसाइड करना कि हम क्या यूज करें एज एनर्जी। तो यहाँ पर हमारे पास अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आता है, लेकिन उससे पहले क्या आता है कि नेसेसिटी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स। हम फ्यूल्स को क्यों बचाएं? नेसेसिटी, नेसेसिटी होता है, हाँ, नेसेसिटी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, आगे लिख लेना फॉसिल फ्यूल्स। क्यों बचाना है हमें? देखो बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो फ्यूल्स हैं ये लिमिटेड क्वांटिटी में, पहला तो प्रॉब्लम यही है, ये लिमिटेड क्वांटिटी में, अगर हम इसको बेतहाशा यूज करेंगे बिना किसी कंट्रोल के तो ये क्या होगा, ये आपका तबाह बर्बाद हो जाएगा, एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास एनर्जी का सोर्स नहीं बचेगा। तो यही एक रीजन है जिस वजह से हमें यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स जितने हैं उन सभी को हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और एनी हाउ हमें उसको यहाँ पर आपको बचाना ही पड़ेगा, नहीं अगर हम बचाएंगे तो प्रॉब्लम वाली बात है, ये हो जाएगा। ये एक पहला रीजन है। अब इसी को बचाने के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा एक कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि कैसे बचाया जाए। तो उसको बचाने के लिए हमें कुछ दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना होगा, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, ओवरऑल काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, हमें अपने गाड़ी चलानी है, मशीन चलानी है, फैक्ट्रीज रन करनी है, तो हमें ओवरऑल तो एनर्जी चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट यही कहता है कि हमें ऐसा एनर्जी का सोर्स अपनाना होगा जो कि रिन्यूएबल हो, पहली बात, ठीक है, ऐसा एनर्जी का सोर्स हमें अपनाना होगा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी हो, जिसको हम बार बार यूज कर सके ताकि वो खत्म ना हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक लाइन में ऐसा कहा जाता है कि द वे ऑफ डेवलपमेंट इन विच वी कैन प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट एज वेल एज बाय ग्रोइंग आवर, हाँ, टेक्नोलॉजीज, ऐसा आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो। तो सिंपली ये कहा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट का कंसेप्ट है जिसमें हमें अपने नेचर के रिसोर्सेज को लिमिटेड वे में यूज करना है और अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में यूज करना है, जिससे हम उसका फायदा भी उठा सके लेकिन वो खत्म होने से बच भी सके, और हम इतना फायदा उठा सके जिससे हम डेवलपमेंट भी एक अपने स्टैटिक लेवल पे कंटिन्यू कर सके। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमारा कंसेप्ट कहलाता है, ठीक है। अब इसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ एनर्जी के सोर्सेस के बारे में जिक्र है। जैसा सबसे पहला जो सोर्स के बारे में जिक्र है वो क्या है, सबसे पहला वो बोलते हैं कि हम विंड एनर्जी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा, ठीक है, विंड एनर्जी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरा हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी हम यूज कर सकते हैं। इनको बनाने के लिए थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, थोड़ा महंगा हो सकता है, वो इंस्ट्रूमेंट बनाना है जिससे ये चीजें हम क्रिएट करेंगे, लेकिन एक बार अगर ये बन गया तो फिर ये आसान हो जाता है। तो विंड एनर्जी कहाँ से मिल सकता है आपको? विंड एनर्जी आपको विंड से मिलेगा, और कैसे मिलेगा, हमने इसके लिए यहाँ पर ट्रेड मिल्स बना रखे हैं। बड़े बड़े आपने देखे होंगे जो पंखे होते हैं रास्ते पे लटके हुए, वो ट्रेड मिल्स, ठीक है, इस तरीके के बड़े से पंखे होते हैं, बहुत बड़ा ऊंचाई की तरफ एकदम पंखा होता है आपका, फैन होता है, तो ये घूमता रहता है, ये घूमता रहता है आपका बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं, मतलब ऊपर की तरफ उसका स्पीड अच्छा खासा ही रहता है, वो घूमता है और वो घूम करके जो विंड है उसको एक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और यहाँ से पूरा एक सिस्टम होता है जिससे एनर्जी ट्रांसफर होती है नीचे की तरफ, और फिर अल्टीमेटली उससे हम लोग हीट एनर्जी तो नहीं, मेनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने का अच्छा खासा सोर्स है। बाकी सोलर एनर्जी हम क्या कहते हैं, सन से हम हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए हमने सोलर पैनल बना रखा है। क्या बना रखा है बेटा? सोलर पैनल। तो सोलर पैनल आपको पता ही है, सोलर सिस्टम बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें छोटे छोटे हमारे पास स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा ना, तो वो क्या होते हैं, जो फोटोन्स होते हैं हमारे, जो लाइट्स एनर्जी से जो आ रहे हैं वो उनको कैप्चर कर लेता है, जो भी लाइट एनर्जी आ रहा है उसको कैप्चर करके और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक अच्छा सोर्स है जो कि कभी, क्योंकि सूरज की एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, विंड भी कभी खत्म नहीं होगा, तो हम आसानी से इसको रिन्यू कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। हो गया, चल तीसरा, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी से, इसके अलावा हम कौन सा एनर्जी यूज कर सकते हैं? इसके अलावा हम यहाँ पे बायोमास एनर्जी यूज कर सकते हैं, बायोमास जिसको, और बायो एनर्जी, बायोगैस भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो बायोमास एनर्जी एंड बायोगैस, तो ये क्या होता है कि जितने भी हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं, पेड़ पौधे हो गए, तो उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, और जैसे कि मुर्दा जिस्म हो गया, इंसान मर चुका है या फिर जानवर कोई मर चुका है, तो इन सभी में से यहाँ पर हमें कुछ चीजें हासिल होती है और उसको ही हम यहाँ पे बायोमास कहते हैं। तो बायोमास एनर्जी क्या होता है बेसिकली, अब लिविंग थिंग्स की हम बात कर रहे हैं मेनली, तो लिविंग थिंग के वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे हमारा भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जानवरों का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। हाँ, वेस्ट प्रोडक्ट वही जो आप सुबह सुबह आप जाते हो और जो आप रिलीज करते हो अपने बॉडी से बाहर निकालते हो, फिर आप अच्छा फील करते हो, बोलते हो कि फ्रेश हो चुके हो, वही हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। तो लिविंग थिंग का वेस्ट प्रोडक्ट,
और हमारा डेड बॉडीज वगैरह। अब डेड बॉडीज किसी का भी हो सकता है, ह्यूमन का भी हो सकता है और आपका एनिमल्स का भी हो सकता है। तो यहाँ से कुछ हमें मैटर्स हासिल होता है, कुछ मैटर से कुछ मादा हमें हासिल होता है और कुछ गैस रिलीज होता है यहाँ पर इन मैटर से, तो वही हमारा एक बायोगैस कहलाता है। और इस एनर्जी के सोर्स को हम बायोमास एनर्जी कहते हैं। मास को हम रिसाइकलिंग करके इसको बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं और फिर इससे हम मीथेन, बायोगैस और आपका हाँ मीथेन, मेनली मीथेन बनाते हैं। ठीक है, मेन एक ही नाम याद रखो, और भी लेकिन उतना याद रखने की जरूरत नहीं। तो ये जो एनर्जी का सोर्स आपको मिला, इससे आपने क्या किया, बायोगैस बनाया। और बायोगैस का एकदम सिंपल सा एग्जांपल क्या है, मीथेन। तो मीथेन का पूरा ओवरऑल सोर्स इसलिए हम कहते हैं कि कहाँ से मिलता है, जैसे कि काउ डंक है तो वो एक काउ का वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वहां से भी मीथेन गैस हासिल होता है। फिर हमारा किसी डेड बॉडी से अगर कोई गैस रिलीज हो रहा है, वहां से मीथेन गैस मिलेगा। तो बायोमास एनर्जी हमें मिला, हमने उसको रिसाइकल किया, थोड़ा सा प्रोसेस किया और जाकर के हमने यहाँ पे बायोमास गैस हमने यहाँ पे बना दिया। ये हो गया। ठीक है, बायोमास गैस में एग्जांपल एक ही याद रखना है, मीथेन, याद रहेगा। चलिए ओके, अब यही चीजें, इसके अलावा क्या, एक छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास आता है जो कि आता है सीबीएम, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड बेड मीथेन। तो ये जान लेते हैं क्या होता है, बाकी हमने चैप्टर यहाँ कंप्लीट कर लिया। तो सीबीएम का पहले तो फुल फॉर्म ही लिख लो, इसको हम लोग बोलते हैं कोल बेड मीथेन। तो बेड आपको समझ में आ रहा है, बिस्तर, यानी कि मीथेन का एक बिस्तर है ना। ओके, तो ये होता क्या है, सीबीएम का फॉर्मूला तो फुल फॉर्म हो गया कोल बेड मीथेन। और सीबीएम में आपका 95% जो होता है मीथेन होता है, 95% प्योर मीथेन होता है। पहले तो ये इन्फॉर्मेशन लिख लो, इन सीबीएम के अंदर, कोल्ड बेड मीथेन के अंदर 95% प्योर मीथेन पाया जाता है और कुछ मिकदार में इसमें हाइड्रोजन होते हैं और बाकी कुछ नेचुरल गैसेस यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये मिलता कहाँ है, बहुत ही ज्यादा गहराई में मिलता है, मतलब कोयले की खान के अंदर बहुत ज्यादा गहराई मिलता है। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर गहराई में जाओगे, इन डेप्थ, बहुत ज्यादा अगर आप गहराई में जाओगे कोयले के खान में, तो वहां पर आपको मीथेन गैस का पूरा एक लेयर देखने को मिलेगा, इसलिए इसको कोल बेड मीथेन हम कहते हैं। अब ये जो लेयर हमें मिला है कोयले के खान के अंदर, बहुत ज्यादा अंदर जाके, तो उसमें 95% प्योर मीथेन है। तो ये एक बहुत ही नेचुरल सोर्स है मीथेन गैस को हासिल करने का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने चैप्टर 1 जो आपका था वो पूरा कंप्लीट कवर कर लिया और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसमें जितनी भी चीजें मैंने आपको इन डिटेल समझाई है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर रह चुका है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको चीजें यहाँ पे समझा दी जाएंगी, जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में अपना बिहेवियर ऑफ गैस स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल साइंस में। लेकिन अगर आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए, मान लीजिए कोई और सब्जेक्ट ऐसा है जो ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है, ज्यादा आपको उसकी नीड है, तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर ज्यादा कमेंट्स हमें एक ही चैप्टर के लिए मुझे मिलेंगे तो वो पहले मैं उस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा बजाय सीरीज को फॉलो करने के लिए। ठीक है, सो मिलता हूं मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस मास्टर रिवीजन के सीरीज में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ए माध्यमिक प्रिपरेशन।